नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुजात एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। आज हम इस वीडियो में संग्रहणी जैसे गंभीर रोग के विषय में चर्चा करेंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए। संग्रहणी को एलोपैथ में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा गया है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक देखा जाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम युवा अवस्था के लोगों में अधिक देखा जाता है, वृद्ध लोगों में कम देखा जाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम शहर के निवासियों में, जहां पर लाइफ भागदौड़ भरी जिंदगी है, वहां पे अधिक देखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कम दिखता है। आइए अब हम इसके कारणों की चर्चा कर लेते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कारण देख लेते हैं। पहला कारण, यदि किसी व्यक्ति को आंतों में कोई संक्रमण हो जाए और उस संक्रमण का ट्रीटमेंट इलाज सही से ना हो पाए तो बाद में यह संक्रमण इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को जन्म दे सकता है। कभी कभी किन्हीं रोगियों की आंतों की गति तेज हो जाती है, यानी कि पेरिस्टाल्सिस उनकी थोड़ी तेज हो जाती है, जिसकी वजह से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम उत्पन्न हो सकता है। कभी कभी कुछ लोगों में चिंता, अवसाद, स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, कैरियर का स्ट्रेस है या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनका स्ट्रेस है, इसके कारण भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम उत्पन्न होते हुए देखा गया है। कभी कभी कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमारी आंतों में जाकर हमारे पेट में जाकर इरिटेशन उत्पन्न करते हैं, यानी कि हमें सूट नहीं करते, हमें माफिक नहीं आते। ऐसे खाद्य पदार्थों का निरंतर सेवन करने से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है। ऐसे ही खाद्य पदार्थों के मैं उदाहरण आपको बताता हूँ। जैसे कुछ लोगों को दूध माफिक नहीं आता, कुछ लोगों को सोया प्रोटीन सूट नहीं करते, कुछ लोगों को मछली, अंडा या क्रैब ये चीज़ें सूट नहीं करती, तो इनका सेवन करने से उनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है। आइए अब हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षण देख लेते हैं। जिन रोगियों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, यानी कि संग्रहणी होता है, उनका पेट फूला रहता है, पेट में अफारा रहता है, पेट बाहर की तरफ निकल आता है, पेट में दर्द रहता है, पेट दबाने से दुखन होती है और मल आते टाइम, यानी कि लैट्रिन आते टाइम उनके पेट में ऐंठन मरोड़ होती है। लैट्रिन हो जाने के बाद, यानी कि मल पास हो जाने के पास, यानी कि स्टूल पास हो जाने के बाद पेट दर्द में थोड़ा सा आराम आ जाता है। इन रोगियों का मल हमेशा चिकना आता है, चिपचिपा आता है और आसानी से साफ नहीं होता, फ्लश पे भी चिपक जाता है और आसानी से फ्लश आउट नहीं होता। ऐसे रोगियों में कभी कभी दस्त आते हैं और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है, यानी कि उनको 15-20 दिन दस्त रहे तो अगले 15-20 दिन कॉन्स्टिपेशन रहता है और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट कभी कभी 2-3 साल तक बिना किसी लक्षण के भी रह लेते हैं, यानी बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं और 2-3 साल के बाद फिर से उनमें समस्याएं, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये रोग काफ़ी लंबे समय तक किसी भी रोगी को परेशान कर सकता है। तो अब हम देख लेते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के रोगी को कौन कौन सी जांचें करवानी चाहिए। सबसे पहले उनको सीबीसी की जांच करवानी चाहिए। सीबीसी से शरीर के अंदर, यानी कि रोगी के शरीर के अंदर खून की मात्रा कितनी है इसका पता चलता है। कोई इन्फेक्शन है, टीएलसी काउंट कितना है ये पता चलता है, ईएसआर कितना है ये पता चलता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जांच है स्टूल एग्जामिनेशन, यानी कि मल की जांच। मल की जांच इसलिए करवाते हैं ताकि हम उसमें देख सकें कि ओवा तो नहीं है, सिस्ट तो नहीं है, या कोई हेलमिंथ तो नहीं है, या कोई म्यूकस तो नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण जांच है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रोगियों के लिए कोलोनोस्कोपी। इसमें हम गुदा मार्ग में दूरबीन डाल के आंतों की जांच करते हैं, आंतों को देखते हैं कि आंतों में सूजन तो नहीं है, या उनको डायवर्टिकुलाई तो नहीं है, या इस तरह से दूसरी एब्नॉर्मलिटी पैथोलॉजी तो नहीं है। आइए दोस्तों अब हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का आयुर्वेदिक उपचार देख लेते हैं। सबसे पहला नुस्खा, अजवाइन, हींग, सौंठ तीनों बराबर मात्रा में लें। तीनों को अच्छी तरह से कूट पीस लें, बारीक चूर्ण बना लें। ये चूर्ण 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम गर्म पानी से लें। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि संग्रहणी के रोगियों को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। दूसरा नुस्खा, अनारदाना
काली मिर्च, सौंठ और मिश्री, इन चारों पदार्थों को बराबर मात्रा में लें, कूट पीस लें, चूर्ण बना लें। इस चूर्ण की 10 ग्राम की मात्रा सुबह, 10 ग्राम की मात्रा शाम को गाय के दूध के साथ लें। निश्चित रूप से संगृहणी में आपको आराम मिलेगा। तीसरा एक पेटेंट मेडिसिन है जो बाजार में मिल जाती है, जिसका नाम है गृहिणी कपाट वटी। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, 2 गोली शाम रात को लीजिए, निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। एक और पेटेंट वटी है, पेटेंट टैबलेट है, जिसका नाम है कुटच घनवटी। इसकी 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम को लीजिए, निश्चित रूप से आपको संगृहणी में आराम मिलेगा। एक और पेटेंट योग है, पेटेंट औषधि है लवण भास्कर चूर्ण। इसकी 5 ग्राम की मात्रा छाछ यानी कि मट्ठे के साथ लीजिए सुबह, दोपहर, शाम, तो निश्चित रूप से आपको संगृहणी रोग में आराम मिलेगा। संगृहणी रोगियों को कुछ एहतियात परहेज भी रखने चाहिए, जैसे उनको थोड़ा सा व्यायाम, नित्य व्यायाम करना चाहिए। नित्य यानी प्रतिदिन सादा और स्वच्छ भोजन करना चाहिए। डाइट में हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, यानी कि फाइबर वाली डाइट लेनी चाहिए, जैसे कि सलाद खाना चाहिए, उनको हरी सब्जियां खानी चाहिए, दालें छिलके वाली खानी चाहिए। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के रोगियों को पर्सन जरूर रहना चाहिए, यानी कि खुश रहना चाहिए और टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में एक स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है जो हमारे बॉडी पे मैनिफेस्ट होती है, हमारे पेट पर मैनिफेस्ट होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।